बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी का आगाज करते हैं। याद रहे कि 1680 से लेकर 1780 का जो पीरियड है उसको एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, एज ऑफ रीजन कहते हैं। यूरोपियन कंटेक्स्ट में, ब्रिटिश के कंटेक्स्ट में उसको दो एजेस में डिवाइड किया जाता है। आफ्टर द ब्लड वेस्ट रेवोल्यूशन 1688 के बाद का जो पीरियड है उससे ऑनवर्ड 1750 का जो पीरियड है उसको एज ऑफ जॉनसन, अगस्टन पीरियड, नियो क्लासिकल पीरियड कहते हैं। और 1750 से ऑनवर्ड का जो पीरियड है उसको एज ऑफ जॉनसन के नाम से जाना जाता है, एज ऑफ रीजन के नाम से जाना जाता है, या एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। इस एज में खास बात जो हमें नजर आती है वो फोकस ऑन सेंटिमेंटल वैल्यूज और डोमेस्टिक जो करेक्टर्स हैं उनको फोकस हमें नजर आता है। इसके अलावा हमें जो रस्टिक लाइफ है लोगों की, उनके साथ हमें सिंपैथी नजर आती है। सेंटिमेंटल फॉर्म, एपिस्टोलरी फॉर्म ऑफ नॉवल, एलिजी और इमेजिनेशन के ऊपर थोड़ा सा झुकाव हमें नजर आता है एज के अंदर। और इस एज में डिडैक्टिक वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज की तरफ भी बहुत ज्यादा रुझान नजर आता है कि लिटरेचर को कैसा लिखा जाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वट शुड बी रिटन एंड वट ऑट टू बी रिटन। तो ये कंसेप्ट जो है ना वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा आप जो है ना पॉपुलर था। इससे जो पीछे वाली जो वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर नंबर 11, उसमें हमने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में पढ़ा और इंपॉर्टेंट जो प्ले राइट्स के बारे उनके बारे में पढ़ा। तो उसी वीडियो लेक्चर का ये सेकंड पार्ट है जिसके बारे में हम आज फोर व्हील्स ऑफ नॉवल, लॉरेंस स्टर्न और टोबायस स्मॉलेट और इंपॉर्टेंट जो पोइट्स हैं ग्रेवियार्ड स्कूल, इंपॉर्टेंट जो फिलोसफर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी के लिए, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध या किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हैं, आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी के लिए, लेक्चरशिप इंग्लिश या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश के लिए, जिसमें इससे 5 गुना ज्यादा वसी तर मवाद, ये जो कैटलॉग है वो आपको मुहैया किया जाएगा और मेरी मेंटोरिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपके लिए अवेलेबल रहेगी। अपने वीडियो लेक्चर का आगाज करते हैं और अब हम देखते हैं कि हम फोर व्हील्स ऑफ नावल का टर्म किस कंसेप्ट से जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा। तो यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने फोर व्हील्स का जो टर्म है वो उन्होंने कॉइन किया। एक प्रीफेस उन्होंने लिखा ट्रिस्ट्रम शेंडे का। उस प्रीफेस में उन्होंने 4 इसेंशियल एलिमेंट हाईलाइट किए। एक था प्लॉट, एक था कैरेक्टर, एक था डायलॉग और एक था डिस्क्रिप्शन। कि ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं किसी भी नॉवल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए। जॉनसन का ये मानना था कि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं दे आर वेरी इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द सक्सेस ऑफ अ होल। यानी इसको वो 4 व्हील से मुराद ये नहीं कहते हैं कि नॉवल का जो डिपेंडेंसी है वो इनके ऊपर चलती है। तो जो कंसेप्ट ऑफ द 4 व्हील ऑफ नॉवल है, इट कुड बी कंसीडर्ड एज अ स्टैंड वाइज फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ नॉवल। तो ये 4 व्हील्स ऑफ नॉवल इससे जो है वो रिलेटिव है। इसके साथ अगर हम देखें लॉरेंस स्टर्न के बारे में, 1713 से लेकर 1768 का जो इनका लाइफ पीरियड है। एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट, क्लर्जीमैन है। स्टर्न जो है आयरलैंड में पैदा होते हैं, ज्यादा वक्त इंग्लैंड में गुजरता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़े और उसके बाद चर्च ऑफ इंग्लैंड में क्लर्जीमैन के तौर पर इन्होंने ज्वाइन की। उनके इंपॉर्टेंट वर्क में पॉलिटिकल रोमांस 1759 में शाये होने वाला पहला वर्क है, जिसमें वो आइडिया ऑफ रिवेलरी को जो क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडे जेंटलमैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। एक कन्वेंशनल जो नरेटिव स्ट्रक्चर था, लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें ए टू जेड तक कहानी सुनाई जाती है, उसको इन्होंने तोड़कर नया स्ट्रक्चर डेवलप किया। लैंग्वेज का एक नया कंसेप्ट डेवलप किया। तो इसको पहला पोस्ट मॉडर्न नॉवल भी कहा जा सकता है इसको, द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रम शैंडी जेंटलमैन, क्योंकि द नॉवल वाज वेरी सक्सेसफुल, इमीडिएट सक्सेस, एंड इट हेल्प सेट द रिप्यूट ऑफ लॉरेंस स्टर्न। इसमें इन्होंने क्या क्या यूज किया इस नॉवल में जनाब? इन्होंने इसमें नॉन लीनियर नैरेटिव टूल यूज किया। नॉन लीनियर नैरेटिव से मुराद यह है कि कहानी को तरतीब से बताने के बजाय उल्टा सीधा बयान किया जाए। फिर डिस्टॉर्टेड लैंग्वेज, मीनिंगफुल लैंग्वेज के बजाय लैंग्वेज को डिस्टॉर्ट कर दिया जाए। फिर मल्टीपल नैरेटिव, एक कहानी बताने के बजाय बहुत सारे नरेटर जो है ना वो आके कहानी बताएं। फिर इसके अलावा डीकंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज, मीनिंग समझने में लोगों को भी मसला हो। फिर इसके अलावा डिग्रेशन, बात करते करते कोई बात कहीं और तरफ निकल जाए। फिर इसके अलावा जो पूरी स्टोरी है, इट मूव्स बैक एंड फॉर्थ अगेन एंड अगेन सो दैट इट अपीयर्स वेरी चैलेंजेबल फॉर द कॉमन रीडर्स टू अंडरस्टैंड। सो इट कुड बी कंसीडर्ड द फर्स्ट पोस्ट मॉडर्न नॉवलिस्ट ऑफ दैट पीरियड। तो ये एक बड़ी इन्होंने रिप्यूट अपनी जो है इन्होंने सेट की। इसके साथ अगर हम देखें इनके और इंपॉर्टेंट वर्क में, सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली, एक ट्रेवलॉग प्लस फिक्शन, जिसमें यॉरिक अपने आल्टर ईगो यानी एक अपना, अब समझ लें कि दूसरा कैरेक्टर इनका इनसे मिलती जुलती
वैल्यूज या करेक्टरिस्टिक फीचर रखने वाला शख्स, उसको इन्होंने इंक्लूड किया, क्योंकि फ्रांस इटली में घूमता है और इट कंटेन्स व्यूज ऑन सेंटिमेंटल टॉपिक्स, और ह्यूमरस तरीके से उसको वो जो है वो एक्सप्लेन करता है। सरमन्स ऑफ मिस्टर यॉरिक, कलेक्शन ऑफ सरमन्स हैं जो कि इन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड में डिलीवर किए। जर्नल टू एलिजा, एक इन्होंने सीरीज ऑफ लेटर है जो कि अपनी बिलवेड जो है एलिजा ड्रेपर, उनको उन्होंने लिखा। और इसके साथ अगर हम मजीद देखें तो बायस स्मॉलेट के बारे में बात करते हैं। स्मॉलेट जो है पिकेरस नावल के हवाले से बहुत मशहूर थी, जिसमें एडवेंचर्स ऑफ रॉड्रिक रैंडम और द एडवेंचर्स ऑफ प्यूरिटन पिकल मशहूर है, 1751 में जो आया वो। टायर रियलिज्म और ह्यूमर के हवाले से ये जो है वर्क इनके मशहूर है। अब हम जो है डेविड ह्यूम के बारे में बात करेंगे। डेविड ह्यूम 1711 से लेकर 1776 का जो है इनका लाइफ पीरियड है। डेविड ह्यूम जो है वो स्कॉटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन, एसेइस्ट और के तौर पर बहुत ही मशहूर रहे हैं। और इनका जो वर्क है ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर 1739 में जो शाया हुआ है, इसमें वो कहते हैं कि जो तमाम जो नॉलेज है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो जो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है वो कहते हैं कि कोई भी जो नॉलेज है वो इननेट एबिलिटी नहीं होती किसी शख्स के अंदर, पहले से उसको पता लग जाए कि नॉलेज उसके अंदर मौजूद है। 3 वॉल्यूम पे लिखे जाने वाली ये किताब में पहले वॉल्यूम में वो ये आर्गू करते हैं कि नॉलेज एक्सपीरियंस बेस्ड है। दूसरे वॉल्यूम में वो ये बात करते हैं कि जो किसी भी चीज का कॉज या इफेक्ट तलाश करना इम्पॉसिबल सी बात है। थर्ड वॉल्यूम में वो ये बात करते हैं कि जो मोरालिटी है वो इंसानों की अपनी पर्सनल जजमेंट के ऊपर बनी हुई है। किसी को कोई चीज पसंद है तो उसके लिए ठीक है, किसी को नहीं चीज पसंद तो उसके लिए ठीक है। तो ये ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट और फिलोसफिकल वर्क है इस एज ऑफ इनलाइटनमेंट के लिए और ब्रिटिश और इस खिते के लिए भी। अब इनके उन्होंने 3 वर्जन लिखे जो बाद में आते हैं। एक वर्जन इनका कंसाइज वर्जन बाद में इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के तौर पर आता है, जिसमें वो मॉरल डिस्टिंक्शंस के ऊपर वो कहते हैं कि जो हमारी जो नेचुरल फीलिंग्स हैं अप्रूवल डिसअप्रूवल की, उसकी बुनियाद पर हम जज करते हैं कि मॉरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए। इसके अलावा वो जस्टिस, यूटिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के हवाले से भी इसमें गुफ्तगू के नजर आते हैं। याद है इससे जो पीछे वाली जो किताब थी इनकी ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, उसका भी उन्होंने वर्क कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर दिया और कंपेंडियम थोड़ा सा जो है ना वो कम कर दिया। इसके बाद इनकी किताब है इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स। अब इसमें ये वाली जो किताब है और जो इन्होंने सबसे पहले जो किताब लिखी ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर 1737 में, उसको भी इन्होंने यहाँ पर यकजा किया और कहा कि जो मॉरल हमारी जो डिस्टिंक्शंस हैं वो हमारी पर्सनल और मॉरल जजमेंट्स के साथ उठते हैं। और वो कहते हैं कि जो बजाय कि हम किसी भी नतीजे या डिसीजन पे जब हम पहुंचते हैं तो वो हमारी पर्सनल व्यूज होते हैं, ना कि हम किसी भी सोसाइटी की यूटिलिटी या किसी के बेनिफिट को देख रहे होते हैं। तो ये हमें इसमें जो है वो इनकी बातें नजर आती हैं। इसके साथ साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड के हवाले से इन्होंने बड़ा काम किया। 6 वॉल्यूम वर्क लिखा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ जूलियस सीजर टू द रेवोल्यूशन टू 1688। अब इन्वेजन ऑफ जूलियस सीजर की अगर हम बात करें तो जूलियस सीजर ने बर्तानिया में तकरीबन 2 हमले किए। एक उन्होंने हमला किया 55 बीसी में जो कि नाकाम हुआ। दूसरा हमला उन्होंने किया 54 बीसी में बर्तानिया पे जो कि नाकाम हुआ। ठीक 1 सदी के बाद यानी अप्रोक्सीमेटली 43 एडी में जाके फिर रोमन हमला करते हैं, यानी पूरे 100 साल के गैप के बाद अप्रोक्सीमेटली तब जाकर रोमन कामयाब होते हैं और वहां पर जाकर अपनी सेटलमेंट बना लेते हैं। कहां पर? बर्तानिया में। और मजीद 400 साल तक बर्तानिया में ही अपना तसल्लुत बरकरार किए रखते हैं। 5वीं सदी के वस्त में जाकर रोमन बादशाह हुक्म देता है कि भी वापस आ जाएं, तो फिर रोमन फौजें वापस जाती हैं और फिर एंग्लो सैक्सन ज्यूट्स नॉर्मन्स जो ट्राइब है वो आकर बर्तानिया में आबाद शुरू होते हैं। तो ये यहां से लेकर इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी 1688 तक लिखी। 1688 में क्या हुआ था? ब्लड रेस्ट रेवोल्यूशन था, जिसमें जेम्स द सेकंड जो बादशाह था जो कि कैथोलिक था, बर्तानिया की आवाम को भी पसंद नहीं था, पार्लियामेंट को पसंद, उसको डिपोज किया गया। और उसके बाद कौन लेकर आया गया? विलियम द ऑरेंज और मैरी द सेकंड को लेकर आया गया, जिन्होंने आकर हुकूमत की। तो ये वर्क भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। 2000 साल की हिस्ट्री को इन्होंने कवर किया 6 वॉल्यूम में। डेविड ह्यूम के दूसरे इन्फ्लुएंशियल वर्क में द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ जो है वो रिलीजन है, जिसमें वो रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस को कहते हैं कि ये एविडेंस बेस्ड नहीं है, बल्कि ये इंसान अपनी डिजायर, अपनी सिक्योरिटी और अपनी कंफर्ट या सोशल बिलोंगिंग के लिए रिलीजन को अपनाए हुए हैं। तो ह्यूम और वो ये करते हैं कि जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं दे आर ऑफन यूज एज अ टूल टू सप्रेस
एंड कुड बी कंसीडर्ड एज अ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल आप समझ लें इसको, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में भी इसको एज ए टर्म के तौर पर यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केप्टिकल और इंपिरिकल अप्रोच रही है डेविड ह्यूम की, जिसको बाद में आने वाले फिलोसोफर जो हैं उन्होंने, जैसे इससे पहले वाले फिलोसोफर रेने डेकार्ट ने भी ये बात कही, फिर डेविड ह्यूम ने भी ये बात कही, फिर उसके बाद में आने वाले जो फिलोसोफर्स हैं जैसे मॉडर्न फिलोसफर्स में बर्ट्रैंड रसेल वगैरह, नीत्शे, उन्होंने भी ये बातें रिपीट की मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव के साथ साथ। तो इन्हीं आप देख सकते हैं डेविड ह्यूम की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जो है वो रही है। इसके बाद अगर हम एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ जो है वो उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन के हवाले से बहुत मशहूर है, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर है। मॉडर्न डे इकोनॉमी की बुनियाद उनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर रखी जाती है। कहते हैं उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में जो है वो शाया होता है। इस बुक में वो इकोनॉमिक ग्रोथ और रोल ऑफ मार्केट को और डिवीजन ऑफ लेबर को फोकस करते हैं। एडम स्मिथ का ये मानना है कि जो दौलत है ना वो ज्यादा सोने से या पैसे की बहुतात से नहीं होती, बल्कि कैपिटल और जो लेबर जो फोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा है, मार्केट की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, उससे ग्रोथ जो होती है। ये एडम स्मिथ के व्यूज है। एडम स्मिथ अपनी जो किताब वेल्थ ऑफ नेशन में इनविजिबल हैंड का भी जिक्र करते हैं, जिससे मुराद ये कि अपने मुफाद के लिए अगर कोई शख्स कोशिश करता है तो कम्पिटिटिव मार्केट जो है वो बढ़ती है और फिर से बड़ा बेनिफिट होता है लोगों को। थ्योरी ऑफ मॉरल और सेंटीमेंट में वो मॉरल फिलोसफी के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन जो बिहेवियर है वो सिंपैथी और बेनेवोलेंस से मोटिवेट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें एडवर्ड गिबन की, इंग्लिश हिस्टोरियन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। अब अपनी जो मशहूर किताब है, मोनूमेंटल वर्क है, द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के हवाले से मशहूर है। तो जो गिबन है उनकी जो राइटिंग है वो खासतौर पर उनके विट, उनकी एलिगेंस और एरुडिटी की वजह से, इख्तिसार की वजह से भी बहुत मशहूर है। तो क्रिटिकल अप्रोच इनकी रही, पूरी हिस्ट्री एक और पर्सपेक्टिव देखने को मिला इनकी हिस्ट्री को जिन्होंने पढ़ा, एनालाइज किया। इसके साथ साथ रोमन एम्पायर के डिक्लाइन का वो बात जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल डिके, ये तमाम बातों को वो रोमन एम्पायर के डिक्लाइन की वजह कहते हैं। तो हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को नए तरीके से बयान करने का। तो ये इनकी एक मशहूर जमाना किताब थी। ये जो इवेंट्स उन्होंने उस हिस्ट्री की किताब में नरेट किए वो मार्कस ऑरियलिस 180 एडी से लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 तक इन्होंने जो है वो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल तक इन्होंने जो है वो नरेट की ये सारे। तो ये मजीद अगर हम देखते हैं, गिबन ने बहुत सारे और भी काम लिखे जिसमें हिस्ट्री, रिलीजन और पॉलिटिक्स वगैरह शामिल है। हिस्ट्री ऑफ स्विस कॉन्फेडरेसी, स्विट्जरलैंड की डेवलपमेंट जो कि 12वीं या 14वीं सदी में होती है, उसके ऊपर भी इन्होंने बात की। अगर हम बात करें एडमंड बर्ग के, एडमंड बर्ग आयरिश स्टेटमैन, फिलोसोफर, राइटर हैं, बहुत ही कंट्रीब्यूशन रही पॉलिटिकल थ्योरी और क्रिटिसिज्म के हवाले से इनकी। और बिग पॉलिटिशियन थे और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। रिफ्लेक्शन इन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन के खिलाफ थे ये, और फ्रेंच रेवोल्यूशन को ये पसंद नहीं करते थे। कहते कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है एक डेंजरस डिपार्चर के तौर पर सामने आई है, और इनका ये मानना था कि जो रेवोल्यूशन होनी चाहिए वो स्टडी होनी चाहिए, एक साथ नहीं पूरे तबाही कर देनी चाहिए, बल्कि स्टडी ग्रेजुअल फेज के जरिए लोगों को समझना आना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक तरीके से, बजाय कि रेवोल्यूशन हो तो एक टोटल एस्टेब्लिश ऑर्डर का डिके हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा इनका इंपॉर्टेंट जो वर्क है फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आइडियाज ऑफ सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, 1757 में इन्होंने वो लिखी है ये किताब। अब इस किताब में वो एक इन्फ्लुएंशियल वर्क है जो कि रोमांटिसिज्म के ऊपर भी इसके असरात हमें नजर आते हैं, क्योंकि इस काम में एडमंड बर्ग अपनी थ्योरी ऑफ सबलाइन के बारे में भी जिक्र करते हैं। इस सबलाइन से मुराद उनका ये कि एक ऐसी एस्थेटिक और फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है कि जिसको यूं समझा जा सकता है कि एक सडन एक्सपीरियंस ऑफ ऑ एंड टेरर जो हम फील होता है व्हेन वी आर ओवरवेल्म्ड विद सम पावरफुल एक्सपीरियंस। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो कि एस्थेटिक वैल्यू को डिनोट करने के लिए एग्जाम्पलीफाई किया जा सकता है। तो ये एस्थेटिक वैल्यू हमें कब नजर आती है? जब हम किसी आर्ट को देखते हैं, किसी भी चीज को पढ़ते हैं, इमेजिनेटिव वर्क को पढ़ते हैं। याद रखें इसी चीज को जो है वो लॉन्जाइनस ने जो है वो किस तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि जो सबलाइम है वो किसे अचीव की जाती है। याद रहे लॉन्जाइनस ग्रीक क्रिटिक था, तो उसने इसी सबलाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि सबलाइन कैन बी अचीव थ्रू द इम्बेलिश लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज, जिसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है ग्रैंड या पावरफुल जो है वो लैंग्वेज का इस्तेमाल करके सबलाइन को अचीव किया जा सकता है। उन्होंने भी सबलाइन
को कहा कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं जो ऑडियंस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें भी सस्पेंस और टेरर और एक्सट्रीम जॉय, ये वाली फीलिंग जो आती हैं, तो ये सारी डेवलप होती हैं। अब हम ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स के बारे में बात करेंगे कि ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में क्या फीचर थे। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री के एक मखसूस ग्रुप था जो कि मिड 18 सेंचुरी में आने वाले कुछ पोइट्स थे जो खास ध्यान रुझान रखते थे। डेथ उनका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डिके, मॉर्टेलिटी, हर शख्स का मर जाना, डिकेइंग एग्जिस्टेंस, फ्यूटिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जिंदगी की बेसबाती, ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ। So these were the important topics of Graveyard School of Poetry. थॉमस ग्रे बहुत मशहूर, एडवर्ड यंग, जेम्स बेटी और विलियम शेंस्टन और विलियम कॉपर इस हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। अब ग्रेवयार्ड स्कूल में पहला जो पोइट है थॉमस ग्रे, जिन्होंने एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड अपने दोस्त रिचर्ड बेक्स के लिए लिखी। अब उसके अलावा ओन एंड डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज और द बार्ड भी लिखी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पोइट है। रोमांटिक मूवमेंट के ऊपर ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री का बहुत असर है। इनकी जो एलर्जी लिखी है वो उन्होंने रिचर्ड वेस्ट के लिए लिखी 1742 में। ये कहते हैं कि इट वाज पार्टली इंस्पायर्ड बाय ग्रेज, उनके दोस्त और की वजह से। जॉनसन कहते हैं कि ये पोइम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि जिसके लिए लिखी गई है वो एक बदमाश था। याद रहे, अगर इसकी हम तहकीक करें जॉनसन की इस बात की, तो जॉनसन के आर्गूमेंट में हमें अब्सर्डिटी नजर आती है, क्योंकि जॉनसन वाज कुड बी कंसीडर्ड एज अ पार्शियली मोटिवेटेड बाय सम काइंड ऑफ प्रेजुडिसेस और सम काइंड ऑफ मैल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द फेलो पोइट। तो ये इसमें हमें एक गलत क्रिटिसिज्म भी नजर आती है, हमें नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी नजर आती है। इसके बाद हम एडवर्ड यंग की बात करें जो कि नाइट थॉट्स के हवाले से मशहूर है, जो कि मेडिटेशन ऑन डेथ और उसके बाद आफ्टर लाइफ के इश्यूज पे है। और ब्लैंक वर्स में लिखे जाने वाली जो पोइम है बहुत ही ज्यादा एलिजिक टून में, सॉम्बर टून में लिखी गई, इंट्रोस्पेक्टिव स्टाइल के साथ। 9 पार्ट्स हैं और हर पार्ट किसी न किसी एस्पेक्ट को डील करता है, लाइफ, डेथ, लव या नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। यंग जो है वो अपनी जो है इसके साथ साथ प्ले राइट भी रहे, रिवेंज ब्रदर्स और यूनिवर्सल पैशन भी इन्होंने लिखा। क्रिटिक के तौर पे भी रहे भाई, कंजेक्चर्स ऑन ओरिजिनल कंपोजिशन इन अ लेटर टू द ऑथर ऑफ चार्ल्स ग्रैंडिसन इन्होंने लिखा। ये क्रिटिकल वर्क था जिसमें वो कहते हैं कि ओरिजिनलिटी जो है राइटर की वो कैसे आती है, इमिटेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ और पैशन के साथ। और साथ में ये भी कहा कि द नेचर ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द राइटर शुड बी प्रिजर्व्ड, और वो पर्सनल क्रिएटिविटी, इंस्पायरेशन और इमिटेशन के साथ प्रिजर्व की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है, कंजेक्चर्स ऑन ऑन एक लेटर की सूरत में लिखा, कंजेक्चर्स ऑन ओरिजिनल कंपोजिशन इन लेटर टू द ऑथर ऑफ चार्ल्स ग्रैंडिसन। विलियम कॉपर इंपॉर्टेंट पोइट, हिम्नोडिस्ट, जो कि हिम्स लिखते हैं चर्च वगैरह के लिए, खुदा के लिए नगमे वगैरह, नेचर या रिलीजन पे उन्होंने नगमे लिखे। बहुत ही मशहूर पोइट है ये भी, और ग्रेवयार्ड स्कूल में इनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। इनकी इंपॉर्टेंट पोइम द टास्क जो है वो अहम है। इसके अलावा इनकी जो पोइम है वो 6 बुक में डिवाइड की जाती है ये वाली, और ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है, और इट इज अ मेडिटेशन ऑन गॉड एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। टास्क के अलावा एक प्रोलिफिक हिम्नोडिस्ट भी थे और बहुत सारी इन्होंने हिम्स भी लिखी। गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वे, देयर इज अ फाउंटेन फिल्ड विद ब्लड। तो विलियम वर्डवर्थ इनकी पोइट्री से और इनसे बहुत मुतासिर थे। उन्होंने विलियम कॉपर की जो पोइट्री है उसको नेचुरलनेस और सिंपलिसिटी की वजह से तारीफ भी की इनकी। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री में जेम्स बेटी की बात करते हैं, स्कॉटिश पोइट और फिलोसफर जो कि इन्फ्लुएंशियल वर्क द मिनिस्ट्रियल के हवाले से मशहूर है। इसके अलावा एक नैरेटिव पोइम है, एक यंग पोइट जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इसके बाद दूसरे पोइट विलियम शेंस्टन जो कि ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री से ही ताल्लुक रखते हैं, एक पोइट और लैंडस्केप गार्डनर है जिन्होंने रूरल लाइफ के बारे में और ब्यूटी ऑफ नेचर के हवाले से लिखा। इनकी पेस्टोरल पोइम द स्कूल मिस्ट्रेस बहुत ही मशहूर है। अगर हम मजीद जाए माइनर पोइट में, जेम्स मैकपर्सन से, स्कॉटिश पोइट है, इनका ताल्लुक ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री से नहीं है। माइनर पोइट्स इस एज की हम बात करेंगे जिसमें थॉमस चेटरटन और जेम्स मैकपर्सन शामिल है। गैलिक पोइट थे जो कि स्कॉटिश और आयरलैंड रीजन के थे, तीसरी या चौथी सेंचुरी में उनका ताल्लुक था। उनकी कुछ इन्होंने वर्क को ट्रांसलेट किया और ये इनकी एक वजह शोहरत है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है रोमांटिक राइटर्स के ऊपर, ये जेम्स मैकपर्सन और थॉमस चेटरटन खासतौर पर। हम अगर थॉमस चेटरटन के बारे में बात करें तो थॉमस चेटरटन के 1750 से 1770 तक इनकी लाइफ स्पैन है। 17 साल की उम्र में इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की, ब्रिस्टल में पैदा हुए, बहुत अर्ली एज में पोइट्री इन्होंने शुरू की। ऑटोडिडैक्ट थे, खुद पढ़ा, खुद सीखा, मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते थे सेंट मैरी रेडक्लिफ चर्च में। इन्होंने एक फर्जी किरदार थॉमस रॉले के नाम से किरदार डेवलप किया जो कि टोटल फिक्टिशियस था, फेक था, आप कह लें, टोटल फेक किरदार था। और इन्होंने कहा, खुद से पोइम्स लिखी, पोइम्स लिखकर लोगों को ये बताया कि ये पोइम्स मैंने 15वीं सदी के एक मॉन्क की दरियाफ्त की हैं, उस मॉन्क का नाम है थॉमस रॉले।
और जब शुरू शुरू में लोगों ने कुछ पे इस पे बिलीव कर लिया, बाद में पता चल गया, खासतौर पर हॉरेस जो वॉलपोल है, बहुत रिच एक राइटर है जो कासल ऑफ ऑटरेंटो वाले रॉबर्ट वॉलपोल के बेटे, तो उन्होंने इसको धुतकारा और इनको पैटर्न, इनको कोई ना मिल सका, और जल्द ही इनका राज फाश हो गया कि कोई थॉमस रॉलेट नाम का कोई शख्स नहीं है, और इनको फॉर्जर या इनको प्लेजरिस्ट कहा जाने लगा, जिसकी वजह से ये दिल बर्दाश्ता हुए बहुत ज्यादा, और इन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया आर्सेनिक को निकलकर। और चैटरटन बाद वाले आने वाले पोइट्स में, रोमांटिक पोइट्स को इन्होंने बहुत मुतासिर किया। इनको फॉर्जर के तौर पर कहा जाता है, अगरचा ये हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इनकी पोइट्री खुद लिखी थी इन्होंने। वो अलग बात है कि मशहूरी के लिए इन्होंने एक फर्जी किरदार तख्लीक किया और कहा कि ये मैंने उसके मैन्युस्क्रिप्ट डेवलप किए हैं। अपनी आर्केक लैंग्वेज, ओल्ड स्टाइल एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स लाइक लव, डेथ और पासिंग ऑफ टाइम के हवाले से मशहूर है। इनकी मशहूर पोइम ग्रॉले पोइम्स, एकोलॉग द फर्स्ट और एला द ट्रेजिकल इंटरलूड मशहूर है। तो ये थॉमस चैटरटन जो है, इन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा 17 साल की उम्र में जो है वो कर लिया। बाद में आने वाले शोरा इनको पसंद करते हैं इनकी रोमांटिक आइडियल्स की वजह से। ये 1840 में उनकी एक पेंटिंग बनाई गई जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से उनकी जो है वो डेथ हुई है। और इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिटरेरी मूवमेंट्स की जो वीडियोस अवेलेबल है उनको जरूर देखें। और भी किसी तरह की वीडियो जो है वो आप जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं बनाने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।